जो गलत हैं वो गलत करते हैं, कोई ना कोई उनको भी उनके साथ गलत करने वाला मिल जाता है। और जो भावुक हैं वो खुद अपने साथ ज़िंदगी भर गलत करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ लाइफ में आपका स्वागत है। गलत लोगों के साथ तो कोई ना कोई गलत करने वाला मिल जाता है, पर जो इमोशनल लोग होते हैं, हकीकत ये है कि आज के ज़माने में वो खुद अपने साथ ज़िंदगी भर गलत करते रहते हैं, खुद अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इमोशंस का होना ज़रूरी नहीं है, इमोशंस का होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई हमारा ज़िंदगी और फ़ायदा उठाता रहे और हमें बेवकूफ़ बनाता रहे और हम इमोशंस में आकर हमेशा अपने साथ गलत करते रहें। तो इमोशंस का होना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा विवेक से काम लेना भी ज़रूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं राजू गोला एंड दिस इज़ लाइफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एक नए प्रश्न के साथ जो हमसे पूछा है हर्ष ने। हर्ष का जो प्रश्न है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर्ष स्टूडेंट हैं और दयालबाग में पढ़ते हैं, दयालबाग DI में पढ़ते हैं। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड BSc सेकेंड ईयर में है ये वहाँ पर। और इनका कहना ये है कि सर मैं एक्चुअली अपनी एकेडमिक्स के साथ, मतलब जो मेरी एकेडमिक अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी एकेडमिक की जो पढ़ाई है उसके साथ, और साथ ही साथ मैं एक कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं दोनों का तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ। मतलब आई एम जस्ट एवरेज स्टूडेंट और मैं दोनों का तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ। ना तो मेरी एकेडमिक बहुत अच्छी हो पा रही है और ना मेरी कंपटीशन की स्टडी बहुत अच्छी हो पा रही है। तो ये हर्ष का क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा, मैं तो हर्ष को जवाब दूंगा अपनी तरीके से, जो भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आपको लगता है कि आप भी हर्ष के इस क्वेश्चन का कुछ जवाब दे सकते हैं? उनका कहना बताइए, समझाइए। सर मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बड़ा एवरेज रह गया हूं मैं सारी स्टडीज़ में। तो आपको क्या लगता है हर्ष को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में? आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और जिस तरह से हर्ष ने अपना प्रश्न पूछा है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर कमेंट में लिखकर। चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दे रखा है, मुझे आप अलग से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हो सकता है मैं आपके प्रश्न के ऊपर भी प्रोग्राम बना दूं, नेक्स्ट एपिसोड आपके प्रश्न का हो। या फिर सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया वाली चीज़ तो आपको पता ही है ना, आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारी लाइन्स ओपन होंगी मैं आपको बता दूंगा अभी, और आप मुझे लाइव कॉल करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए हर्ष के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, तब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का और सुनते हैं एक अच्छी सी कहानी। तो एक आज की जो कहानी है ना, बड़ी अच्छी सी कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार सुनाई होगी मेरे स्पीचेस वगैरह में मेरे सेमिनार्स में। तो अगर आपने कभी नहीं सुनी और सुनी हो तो कोई बात नहीं, दोबारा से अप्रिशिएट कर लेना, मैं फिर से सुनाता हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये एक राज्य की स्टोरी है। एक राजा का राज्य था और जो राजा था ना वो क्या था, बहुत बहुत अच्छा सा राजा, बहुत बढ़िया वाला राजा था एंड वेरी नाइस किंग। और उसने क्या करा था, अपने किंगडम में, अपने पूरे राज्य में बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें करवा रखी थी। स्कूल्स खुलवाए थे, अस्पताल बनवाए थे, बहुत कुछ करवा रखा था। और साथ ही साथ उसने बहुत सारे तालाब भी बनवाए हुए थे। और एक अपने महल के ठीक सामने उसने बड़ा ही खूबसूरत सा तालाब बनवाया हुआ था, जिसमें बिल्कुल बीचों बीच उसने ना बिल्कुल चमकता हुआ सोने का खंभा लगवाया हुआ था, ऊपर तक काफ़ी लंबा सा ऊंचा सोने का खंभा लगवाया हुआ था। अभी क्या था कि कहीं से उस तालाब में बहुत सारे मेंढक आ गए, बहुत सारे मेंढक, और सभी वहाँ पे रहते थे। एक दिन उन सारे जो मेंढक थे ना, सारे मेंढकों में एक दिन एक बात छिड़ी। बोले यार, जैसे ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं इस राज्य में, उनका एक राजा है, वो सब उसकी बात मानते हैं। हमें लगता है ना हम मेंढकों का भी कोई राजा होना चाहिए, ज़रूरी है ना, जिसकी बात को फॉलो किया जाए, जिसकी बात को सुना जाए, या वो जो हमें लीड कर सके। तो हम मेंढकों का भी ना कोई क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। बोले बात तो ठीक है, लेकिन अब इस बात को कैसे डिसाइड करें भाई कि कौन राजा होगा मेंढकों का? तो एक निर्णय लिया गया कि काम करते हैं, एक रेस लगाते हैं, सारे मेंढक एक रेस रखवाते हैं। और वो रेस कैसी होगी कि जो बीच में खंबा लगाया ना सोने का चमचमाता हुआ लंबा सा जो खंबा है, जो मेंढक इस खंबे पे सबसे कम समय में सबसे जल्दी चढ़ जाएगा ऊपर तक, टॉप तक, वो हमारा राजा होगा। और एक से एक मेंढक वहां पे मौजूद। क्या था कि बहुत सारे मेंढक थे, तो सारे मेंढक को अलग अलग देखना मुश्किल था। तो क्या करा गया, बहुत सारे मेंढक के अलग अलग टीम बनाई गई और हर टीम जाती और सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उस खंबे पर चढ़ना स्टार्ट करती।
अब चूंकि सभी की बारी आनी थी, सभी को अपना इंतजार था अपनी बारी का, तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी दूसरा मेढक चढ़ जाए या कम समय में चढ़ जाए। तो जैसे ही एक टीम के मेढक ऊपर चढ़ना शुरू करते, सारे हल्ला मचाना शुरू कर देते, अबे इससे नहीं होगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, इससे तो बिल्कुल नहीं होगा। एक से एक तगड़ा मेढक निकल के आया, एक से एक मोड़ा मेढक निकल के आया, लेकिन जितनी भी जाने की कोशिश करते, कोई थोड़ा सा चढ़ता, कोई आधा तक चढ़ता, और सब नीचे टपक जाते, मतलब कोई भी नहीं चढ़ पा रहा था। सुबह से शाम हो गई, एक भी मेढक ऊपर नहीं चढ़ पाया, और सारे मेढक बड़े परेशान से होने लग गए। बोले हम तो राजा का डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे, कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा। तभी क्या हुआ, उनमें से एक, जो सारे मेढक चले गए थे, सारे मेढक ने ट्राई कर लिया था, एक बिल्कुल दुबला पतला सा मरियल सा मेढक, मतलब हवा का झोंका वाला जो होता है ना, कि जो हवा में उड़ जाए, ऐसा एक मेढक निकल कर आया कहीं से। उसने हाथ उठाया, बोलो मैं चढ़ूंगा। लोगों ने कहा तू भी ट्राई कर ले, क्या प्रॉब्लम है, जाओ भाई आप भी चढ़ो। वो पहुंचा, खंबे से चिपका, चढ़ने की कोशिश की, सारे मेढकों ने फिर भी चिल्लाना शुरू कर दिया, अबे तू नहीं चढ़ पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये देख मरियल सा, इतने बड़े बड़े तगड़े मेढक तो चढ़ नहीं पाए, ये कहां से चढ़ेगा। उसने चढ़ने की कोशिश करी, थोड़ा सा चढ़ गया, उधर से आवाज आती गई, अबे अभी टपका ये, अब नहीं चढ़ पाएगा, अभी इसका काम होता है, अभी गिरेगा ये। वो और चढ़ गया, उधर से और मेढक चिल्लाते रहे, वो आधा चढ़ गया, मेढक और चिल्लाते रहे, वो और ऊपर चढ़ गया, और देखते ही देखते वो बिल्कुल ऊंचाई पे जो टॉप था उस पिलर का, उस खंबे का, वहां पे पहुंच गया। सारे के सारे मेढक स्टर्न, बिल्कुल सन हैं, इतने तगड़े तगड़े बड़े बड़े मेढक इस काम को नहीं कर पाए, ये कैसे कर पाया। वो नीचे उतर के आया, सारे मेढकों ने उसको घेर लिया, बोले अबे ये बता तू चढ़ कैसे गया, तूने ये काम कैसे कर लिया। सभी उस पर झपट बैठे, सभी उधर से चिल्ला रहे, भाई तू क्या चढ़ गया, सब पूछने में लगे हुए, वो कोई जवाब ना दे, सब पूछने में लगे, वो कोई जवाब ना दे। तो उसके साथ का एक मेढक आया, बोले भाई इससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूं, ये तो बहरा है, ये तो सुन ही नहीं सकता तुम क्या कह रहे हो, मैं बताता हूं। ये इसलिए चढ़ गया क्योंकि ये तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों जरा सा गौर करिए आप इस कहानी पे, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता क्या, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं इन एनी फील्ड, तो बहुत सारे लोग हमें चारों तरफ से बताना शुरू कर देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, ये तो होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। और क्या होता है, जैसे जैसे हम उनकी बातें सुनते हुए जाते हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम डीमोटिवेट होते हुए जाते हैं। हम जो एग्जैक्टली कर सकते थे उसको सोचना बंद करके उन लोगों की बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। और ऑलमोस्ट बहुत बार ऐसा होता है कि जो आसपास के माहौल में हमसे कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, हम कई बार सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। वी नेवर लुक फॉर व्हाट वी कैन डू बेस्ट, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं और क्या एबिलिटीज हमारे अंदर हैं और हम क्या क्षमताएं रखते हैं, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। और आसपास के लोगों की बातों को सुन के बहुत बार वो काम करना छोड़ देते हैं या फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं जो आसपास के लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। और इस तरह से सच में जो हम कर सकते थे वो कभी कर नहीं पाते। ये तो मेरी कहानी थी, आपको कहानी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो जल्दी से हमारा मौका आने वाला है, कॉल करने का फोन लेके तैयार रहिएगा। और मैं बता दूं जो भी फोन करें यहाँ पर, वो जरा सा लाइव जो प्रोग्राम चल रहा है ना, इससे थोड़ा दूर चले जाना, वरना वो आपस में आवाज़ें आने लग जाती है ना। तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। अब मैं थोड़ा सा आता हूं अपने प्रश्न की तरफ। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न था हर्ष का। और हर्ष का जो क्वेश्चन था वो इस तरह का था कि सर मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज हर्ष कि आप दयालबाग में स्टडी कर रहे हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि आप दयालबाग में स्टडी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी स्टार्टिंग कर दी है। तो आजकल बड़ा चलन चल रहा है, बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आसपास के माहौल का एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से आप भी कंपटीशन की तैयारी करने में बैठ गए। शायद घर के लोग या आसपास के लोग हैं, उन्होंने आपको बोला या आपने देखा तो आपने कहा चलो मुझे भी करनी चाहिए जब सारे लोग कर रहे हैं। सो दैट मे बी योर एम, डेफिनेटली वो आपका एम हो सकता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको अपना एम फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास की सिचुएशन को देखकर आपने उसको करना शुरू कर दिया है। चूंकि सभी की सिचुएशंस, सभी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं और सभी को अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि इस तरह का अगर इम्पैक्ट है आपके ऊपर तो इस इम्पैक्ट को जरा सा हटा दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप दयालबाग में पढ़ रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और सुबह से शाम तक वो अपने यहाँ ही आपको स्टडीज़ में इतना एंगेज रखते हैं, और सही भी, अच्छा भी है, वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। और मुझे मालूम है हर आए हफ्ते वहाँ पे टेस्ट होते हैं। तो जब आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ की स्टडीज़ में इतने एंगेज्ड हैं और वहाँ की भी पढ़ाई आपको घर पे आके करनी पड़ती होगी,
तो कैसे करके आप किसी और दूसरी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, व्हाट आई फील। मुझे जहाँ तक मालूम है, आपने मुझे शेयर किया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक चलती हैं। विन मॉर्निंग 7 to इवनिंग 4 o'clock यू आर एंगेज्ड। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी उनकी पूरी क्लासेस चलती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं, अटेंडेंस मार्क होती है, उनके भी मार्क्स होते हैं, हर चीज़ के मार्क्स वहाँ पे जुड़ते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारा उनके प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारा वर्क आपको घर के लिए दिया जाता है, वो सब कुछ भी निपटाना होता है। और उसके बाद बताया कि थोड़ा सा फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करने के लिए शायद आप ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं लोगों को। तो जब 4 बजे तक आप सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक आप कॉलेज की स्टडी में एंगेज्ड हैं, वहाँ की क्लासेस में, उसके बाद आप उसको भी घर पे भी टाइम देंगे, 2-3 घंटे उसमें भी लगेगा भाई, आप प्रॉपर तरीके से घर पे भी करेंगे, ट्यूशन्स में भी आपका 1 घंटा निकलता है, खाना पीना भी खाएंगे। सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज विथ समथिंग एल्स। और दूसरी चीज़ ये, अगले पॉइंट ये निकल के आता है कि जो आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपने मुझे बताया था, वो आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देने वाले हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप किसी एक चीज पे फोकस करके काम करना शुरू करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अगर अपनी ग्रेजुएशन की, जो आपकी दयालबाग की पढ़ाई चल रही है, दूसरा मैं ये सजेस्ट कर सकता था, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे, जैसे बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे शायद आपको प्राइवेट क्लासेस वगैरह चलती हैं, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको नहीं जाना पड़ता है, एग्जाम्स वगैरह देने के आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप घर पे, या डिस्टेंस एजुकेशन के भी कॉलेज चलते हैं जहाँ पे आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, तो उस केस में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी आराम से घर पे कर सकते थे। बट अ काइंड ऑफ कॉलेज, दयालबाग इंस्टीट्यूट जैसा कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक उसमें एंगेज रहते हैं, तो आप उसमें कैसे टाइम स्पेयर कर पाएंगे। और अगर दोनों चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दोनों ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस करें। इसके बावजूद भी आपको लगता नहीं मुझे इसकी तैयारी लेते हुए चलना ही है, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि आपको फिर उसके लिए बहुत हार्ड लेबर करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि पूरे दिन में अपने किसी भी टाइमिंग में कटौती करके 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा फिक्स कर दें कि 9 से 10 या 10 से 11 या 8 से 9 का 1 घंटा मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा फिक्स कर दें। ऐसा नहीं कि मुझे ये पूरा आज पढ़ना है या वो पूरा पढ़ना है कि 4 घंटे देना है, 3 घंटे नहीं, सिर्फ 1 घंटा। आई सिंपली टेल यू, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हैं और उसके बाद 3rd ईयर में आएंगे, उसके बाद कॉम्पिटिशन की आप का एग्जाम देंगे, 1 घंटा रात को सोने से पहले भी अगर कोई आप बुक पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन में एक बुक फिनिश कर लेते हैं आप, तो 1 साल का मतलब है कि आप आसानी से करीब करीब 30 से 40 बुक्स फिनिश कर सकते हैं। मैं 30 से 40 बुक फिनिश करने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कर रहा हूँ कि 1 घंटा आप प्रॉपर से लग के किसी भी चीज़ की स्टडी करेंगे तो 1 साल में आप अपने आप को बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि डिसिप्लिन के साथ आप काम करें। यहाँ पे आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा अपने आप को। कोई भी चीज़ करके देखता हूँ और मैंने अपने आप को कमिट कर दिया, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। तो कमिट आपको करना पड़ेगा, तो फिर आप उसके लिए अपने आप को थोड़ा सा बना सकते हैं। पर फिर भी मेरी पहली सलाह यही होगी कि किसी भी एक चीज़ पे फोकस कर लें, उसको अच्छी तरीके से कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आइएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सलाह। बाकी आप लोग भी अगर कोई सलाह इनको देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। तो मेरी स्टोरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी सलाह हर्ष को मैंने दी, अगर उनको अच्छी लगी तो वो बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, निकिता हैं, राहुल हैं, अंकुश हैं, विष्णु हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हेलो, हाउ यू एवरीवन। और अब टाइम हो रहा है हमारा लाइव कॉल लेने का, तो समय आ गया है लाइव कॉल लेने का और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कॉल जरूर करें। तो मैं लाइंस ओपन कर रहा हूं यहां पर, एंड जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल। तो देखते हैं कौन कौन हमें कॉल करता है और कितने लोग प्रश्न पूछते हैं, किसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं। आप अपनी लाइफ को लेकर, लाइफ के किसी इश्यू को लेकर, आप अपने करियर को लेकर, है ना, या इसके अलावा मोटिवेशन, एनीथिंग यू कैन गो फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों के ऊपर। सो जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल, जल्दी से कॉल मिलाइए, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल। ठीक है, और देखो बेइज्जती मत करवाना, कल तो मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे, स्पेशली सो मेनी गर्ल्स वर देयर जिन्होंने कॉल किए थे। बहुत सारे लोगों के अंदर प्रश्न तो होते हैं, मैं जानता हूँ क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, बट वो अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, और जब तक कहोगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, जवाब मिलेगा कहाँ से। सो जवाब चाहिए अपनी किसी भी बात का तो पूछ लीजिए, बोल दीजिए। और यहाँ पे कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। शिव प्रजापति जी कह रहे हैं, राजू भाई यू आर ग्रेट। नहीं शिव जी, आप बहुत ग्रेट हैं, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आप यहाँ पे मौजूद हैं। देयर आर सो मेनी पीपल वॉचिंग दिस, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स देते हैं, जब आपके कॉल्स आते हैं, जब आप बात करते हैं ना, तो प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता है, और हम अपनी बातों को और भी ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे लोगों के, जिनके आंसर्स मैं देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, और हर दिन मैं उनके आंसर्स को लेकर प्रोग्राम बनाऊंगा। लेकिन डायरेक्ट कई बार लोग अपनी बात को कहने से झिझकते हैं, तो थोड़ी सी झिझक को बाहर निकालिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल, और जल्दी से फ़ोन मिला दीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बोलूँगा, नवीन पिप्पल बोल रहे हैं सर की हाल है। नवीन, मेरा बहुत अच्छा हाल है, आपका कैसा हाल है आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और बढ़िया लगा आपको यहाँ पर देखकर, क्योंकि मुलाकात हो ही नहीं पाती है, और जब से इंस्टीट्यूट अभी ओपन नहीं है तब से तो वैसी मुलाकात किसी से नहीं हो पा रही है। बहुत लंबे टाइम से घर पे बैठे बैठे टाइम निकल रहा है। सो गाइज, जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। हर्ष के प्रश्न का भी आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हमेशा एक से ज़्यादा दिमाग जब कहीं पे चलते हैं तो कुछ ना कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मैंने अपने हिसाब से उनको आंसर दिया है, आप भी अपने हिसाब से कोई आंसर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है लाइफ को लेकर, सक्सेस को लेकर, मोटिवेशन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, करियर को लेकर, सो यू ऑल्सो कैन गो फॉर आस्किंग। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट पे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए आपकी कॉल का वेट करते हैं, और तब तक फिर आपको लेके चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ, ठीक है। एक बढ़िया सी कहानी और सुनाता हूँ आपको, एक मज़ेदार सी कहानी सुनाता हूँ। सुनील बोल रहे हैं सर कैसे हो। सुनील, मैं बहुत अच्छा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे टाइम से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, सो जस्ट कभी आएँ यहाँ पर। आप अभी तो मेरे ख्याल से आगरा में रह नहीं रहे हैं आप शायद, तो आएँ तो कभी ज़रूर मिलिएगा, ठीक है। सो आई जस्ट टेक यू फॉर माई नेक्स्ट स्टोरी, एंड व्हाट इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट। ये एक बड़ा इशू है लोगों की लाइफ में आजकल, और इशू क्या है कि हमने ऐसा देखा है कई बार हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम निकाल नहीं पाते हैं, जिनको भूल नहीं पाते हैं, जिनके साथ हम उलझ के रह जाते हैं, और वो घटनाएं ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मतलब हम बस उनमें उलझे रहते हैं, और वो घटनाएं और वो इंसिडेंट और वो मेमोरीज और वो यादें, या वो कुछ भी अंदर जो हमारे ग्रेजेस भी भर जाते हैं कई बार, वो परेशान करती रहते हैं हमें। सो देयर इज वन इंसिडेंट एक्चुअली। एक दिन एक क्लास चल रही थी, और क्लास में टीचर आए, और जब टीचर क्लास में आए तो आने के बाद उन्होंने देखा सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या करा, एक पानी से भरा हुआ जग था, और पानी से भरा हुआ जो जग था, उन्होंने पूरा जग भरा हुआ था, उस जग को हाथ में उठाया, और हाथ में उठाने के बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि ये क्या है। सारे स्टूडेंट बोले सर जग है पानी का, और क्या है। तो बोले अच्छा बताइए तो मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो सर, आप पकड़े हुए हो उस जग को। तो बोले कि अच्छा एक बात बताइए कि अगर मैं इस जग को ऐसे करके पकड़ा रहूँ तो क्या होगा। बोले सर कुछ नहीं होगा। बोले अच्छा अगर मैं थोड़ी देर ज़्यादा ऐसे करके इसको थामे रहूँ, ऐसे करके इसको पकड़ रहूँ तो क्या होगा। बोले सर अगर थोड़ी देर आप थामे रहोगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में थोड़ा सा टेंशन होने लग जाए, थोड़ा सा दर्द होने लग जाए। बोले अच्छा ठीक है, अगर मैं ज़्यादा देर इसको ऐसे पकड़े रहूँ तो क्या होगा। बोले कि सर अगर आप ज़्यादा देर इसको ऐसे करके पकड़े रहते हैं तो शायद आप उठाने में थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ महसूस करें, और बार बार आपको ज़्यादा हिम्मत लगानी पड़े इसको उठाए रखने के लिए, और इसको उठाए रखने की वजह से शायद और किसी चीज़ पर आप दिमाग ही ना लगा पाएँ, आपको दर्द भी ज़्यादा होने लग जाएगा। बोले अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको और ज़्यादा देर तक ऐसे ही पकड़ा रहूँ तो क्या होगा। तो सारे स्टूडेंट बोले सर क्या होगा, अगर ज़्यादा देर तक आप ऐसे और पकड़े रहे बहुत लंबी देर तक तो हो सकता है आपको हाथ में दिक्कत होने लग जाए, आपको पैरालाइज भी हो जाए, और शायद आप दोबारा इससे काम ही ना कर पाओ, रख दो इसको नीचे। टीचर बोला ठीक है साहब, बात मान लेते हैं आपकी, बुरा क्यों कर रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई, आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं ना, रख देते हैं इसको नीचे। बोले एक बात समझो भाई, मैंने तो ये जग नीचे रख दिया, पर आपको नहीं लगता कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इस जग की तरफ पकड़े हुए हैं। बहुत सारी घटनाएं आपकी लाइफ में पिछले टाइम में ऐसी हो जाती हैं जो बीत गई, जिनका आप कोई काम नहीं है, पर फिर भी आप उसको, उन घटनाओं को उस पानी की जग की तरफ पकड़े रहते हैं। अब थोड़े टाइम के लिए वो चीज आपके साथ है तो आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन जब ज्यादा देर तक आप उसको ऐसे पकड़े रहेंगे तो हो सकता है कि आपको दर्द होने लग जाए। जैसे मैं हाथ से इसको पकड़ा हुआ था, आप अपनी लाइफ के साथ उसको पकड़े हुए हैं, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में दर्द आने लग जाए अगर आप उसको थोड़ी देर ज्यादा पकड़े रहे तो। और अगर आपने और ज्यादा उसको ऐसे पकड़ा रहा तो जैसा आप मुझसे कह रहे थे कि आपका हाथ पैरालाइज भी हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि अगर अपनी पुरानी घटनाओं को, पुराने इंसिडेंट को, पुराने ग्रेजेस को, पुराने दर्दों को, पुराने दुखों को आप ऐसे पकड़े रहे, ऐसे जकड़े रहे, तो आपकी लाइफ भी पैरालाइज कर जाएगी और किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट ने बोला सर बात तो सही करो। तो टीचर बोले अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो समझ जाओ ना यार,
क्यों उनको होल्ड करके बैठे रहते हैं? वो आपकी लाइफ को पैरालाइज कर देंगे। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अपनी पुरानी घटनाओं को, पुरानी इंसिडेंट्स को, पुरानी इवेंट्स को, पुराने दुखों को, दर्दों को जिंदगी भर होल्ड करके बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते और लाइफ पैरालाइज कर जाती है। तो वो बॉस दोस्तों, जो बीत गया ना उसको निकाल दो। मैंने शुरुआत करी थी इसी के साथ, जो गलत करता है उसके साथ कोई ना कोई गलत करने वाला मिल जाता है, लेकिन जो भावुक होते हैं ना वो जिंदगी भर अपने साथ गलत करते रहते हैं। और जो ये ग्रजेस आप होल्ड करके रखते हैं ये आपकी भावुकता को दिखाते हैं, और ये भावुकता जिंदगी भर आपको आप ही के थ्रू डिस्ट्रॉय करती रहेगी। इसलिए कोशिश ये करिए कि जो पानी का जग आपने पकड़ा हुआ है अब उसको रख दीजिए, लाइफ में चैन सुकून आ जाएगा। निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। सो गाइज, मैं तो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया था और मैंने फिर से आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताई, एक छोटी सी स्टोरी बताई है। तो आप अपने कमेंट ज़रूर दिया करिए। अगर आप कमेंट देते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और आपके कमेंट आते हैं तो फील अच्छा होता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, आपको आपकी लाइफ से रिलेट करते हुए किसी इशू के बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़रूर पूछिए। अपने बेस्ट लेवल से कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ जवाब हम जरूर दे सकें। तो यहाँ पे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई वुड लुक फॉर, भाई अभी तक किसी का कॉल नहीं आया। सारे लोग सोच रहे हैं कि बस जब कॉल करते हैं तो देख नहीं पाते हैं और देखते हैं तो कॉल नहीं कर पाते हैं, बट लेकिन जब आपका कॉल आता है तो बड़ा अच्छा लगता है बात करने में। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कॉल। अगर आप कॉल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना कोई बात नहीं, हम अपनी स्टोरी को इसी तरह से करते करते प्रोग्राम को फिनिश कर देंगे। देयर इज नथिंग एल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। अंकुश बोल रहे हैं सर बहुत अच्छी स्टोरी है। सुनील तो बहुत अच्छे हैं, सुनील इज डूइंग वेरी मच गुड। नवीन बोल रहे हैं सर उस जग के पानी को अगर सबको बांट दिया जाए तो भी बहुत आराम मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पानी बांट दिया जाए, लेकिन बांटने के लिए भी आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, पर उसको खाली होल्ड मत करके रखो यार, ठीक है, बस उसको नीचे रख दो, वही ज़्यादा अच्छा है। शिवांशी बोल रही हैं कुछ बातें जिंदगी भर साथ रहती हैं, चाहकर भी नहीं भुला सकते, चाहना तो हमें है ना। तो शिवांशी मैं आपको ना एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, एक और अच्छी सी स्टोरी सुनाता हूँ, है ना, वो शायद आपको हेल्प कर दे। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का था और उस लड़की की फैमिली उससे बड़ी परेशान थी। तो फैमिली किससे परेशान थी कि ना उस लड़कियों को ना बहुत सारी गंदी आदतों ने जकड़ लिया था, बहुत सारी ऐसी आदतों ने जकड़ लिया था जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम होती रहती थी, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही थी, हेल्थ भी डाउन जा रही थी, मतलब बहुत सारी उसको ऐसी ऐसी हैबिट्स पड़ गई थी, ऐसी ऐसी आदतें पड़ गई थी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। और सब उसको वो छोड़ने की कहते, लेकिन वो छोड़ता ही नहीं। एक दिन उसके घर के जो सबसे बड़े मेंबर थे, उनके फादर थे या कोई भी थे, उनको पता चला कि इस गांव में ना एक बड़े पहुंचे हुए साधु महात्मा आए हुए हैं और उनके पास ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कुछ करते हैं, उनसे मिलते हैं और शायद उनसे सॉल्यूशन मिल जाए, इस लड़के की आदतें छूट जाएं, जो भी कुछ करता रहता है वो सारी चीज़ें निकल जाएं, कितना बढ़िया होगा। तो साधु महात्मा के पास गए। अच्छा, जब वो जा रहे थे तो लड़के को बोला भाई एक काम करना, मैं साधु महात्मा से मिलने जा रहा हूँ, तो आप यहीं पे रुकना और मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलें, मैं उनको लेकर आऊँगा यहाँ पर। लड़का बोला नहीं, मुझे कहीं पे जाना है, अभी मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे। तो उसके पिताजी बोले भाई थोड़ी सी देर रुक जाइए, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, जरा सी देर में जहाँ पे जाना फिर चले जाइएगा। लड़का बोला ठीक है, तो फिर जल्दी से लेकर आइए, जल्दी से फ्री मुझे कर दीजिए, मुझे जाना है कहीं पे। तो ठीक है, साधु महात्मा के पास उनके पिताजी पहुंचे, उन्होंने सारी बात उनको बताई। साधु महात्मा बोले चलो ठीक है चलते हैं। साधु महात्मा चल दिए वहाँ पर, और जब उनका घर पहुंचा तो साधु महात्मा ने कहा कि लड़का आपका कहाँ है, तो उन्होंने बताया लड़का तो घर के अंदर है। तो उनसे बोले कि लड़के को घर के अंदर ही रहने दीजिएगा और वो बाहर ना आए, मैं उनसे वहीं पे आके मिलूंगा, लेकिन आप चलिए, मैं तब तक थोड़ा सा कुछ काम है मुझे, यहीं पे रुक के यहीं पे आपके घर के बाहर ही, तो वो निपटा कर आता हूँ। तो वो जो उनके फादर थे लड़के के, वो अंदर चले गए और साधु महात्मा वहाँ पे खड़े हो गए। अब लड़का अंदर बड़ा झुंझला रहा है, भाई वो साधु महात्मा कहाँ रह गए, आए नहीं है, मुझे जाना है। तो उसके पिताजी ने बोले भाई साधु महात्मा बाहर ही हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, आ जाएंगे। तो लड़के पर नहीं सब्र हुआ, तो लड़के ने जल्दी से वो बाहर निकला, तो उन्होंने देखा कि साधु महात्मा जो ना एक पेड़ को कस के जकड़ के खड़े हुए थे, कस के जकड़ के। तो लड़के ने बोला साधु महात्मा ये कैसी हरकत कर रहे हो, पेड़ को क्यों जकड़ के खड़े हो, चलो अंदर चलो और जो भी आपको उससे बात करनी है वो बताओ। तो साधु बोले कि बेटा मैं क्या करूं, मैं तो इस पेड़ को छोड़ना चाह रहा हूं, पर ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, अब ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे अंदर आऊं, और अंदर आकर ही मैं बात करूंगा, बेटा यहाँ पे तो बात आपको नहीं कर सकता मैं।
और वो लड़का बड़ा झुंझलाया, बोलो कैसी बात कर रहे हो, आपकी वजह से मेरा टाइम खराब हो रहा है, पेड़ को पकड़ के आप खड़े हुए हो और कह रहे हो पेड़ आपको छोड़ नहीं रहा। साधु बोले आपको सच में लगता है कि मैं पेड़ को पकड़ के खड़ा हूं, पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा। बोले कैसी बात कर रहे हो, पेड़ निर्जीव चीज है, वो आपको कैसे पकड़ेगा, मतलब वैसे सजीव है पर वो पकड़ होल्ड नहीं कर सकता, वो आपको कैसे पकड़ेगा। तो साधु महात्मा बोले बेटा तो जो सारी आदतें आपको लगी हुई हैं, आप कैसे कह सकते हो कि वो आदतें आपको पकड़ी हुई हैं, आपको नहीं लगता आप उनको पकड़े हुए हैं, और जो पकड़े होता है वो कभी भी छोड़ सकता है। एग्जैक्टली अगर मैं इस मोबाइल को होल्ड किया हुआ हूं तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता हूं, कभी भी छोड़ सकता हूं, ये मोबाइल मुझे नहीं पकड़ा हुआ है। जो मेमोरीज मैंने होल्ड की हुई ना, वो मैंने होल्ड की हुई हैं, वो मुझे नहीं पकड़ी हुई हैं। जो बुरी घटनाएं मैंने अपने दिमाग में बसा रखी हैं वो मैंने बसाए रखी हैं, उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा हुआ है। जो इमोशंस, जो पुराने पुराने ग्रेजेस हैं, जो भी चीजें मैंने होल्ड की हुई हैं अपने दिमाग में जिनको मैं निकाल नहीं पाता, वो मैंने भरी हुई हैं। जो चीज मैंने भरी है ना उसको मैं कभी भी निकाल सकता हूं, और इस रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। शिवांशी, उम्मीद करता हूं कि जो आप बात यहां पे कह रहे थे आपको अपनी बात का जवाब मिल गया होगा इस कहानी के जरिए। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप उसको कभी भी छोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें तो है ही नहीं, इनका तो वजूद ही नहीं है, ये तो सिर्फ अब आपके दिमाग में मौजूद है और कहीं पे कुछ है भी नहीं, ठीक है। और जिस दिन आप छोड़ दोगे ये चीजें खत्म हो जाएंगी। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हम होल्ड करके रखते हैं, उनको कोई हमें होल्ड नहीं करता है। एग्जैक्टली यही है, स्पेशली इमोशंस के मामले में। और इमोशंस आपको परेशान करते रहेंगे अगर आप इनको होल्ड करके रखोगे, तो छोड़ दीजिए, आज में जीना स्टार्ट करिए। दिस इज लाइफ, हमारा प्रोग्राम भी है और हकीकत भी है। इस मोमेंट में अभी जो है आपके पास, दिस इज लाइफ, इसके अलावा और कुछ भी लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो इसको जीने की कोशिश करिए, पुराने मोमेंट्स के चक्कर में आज की लाइफ को भी जीना छोड़ देते हैं आप, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी मेरी कहानी। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके माइंड में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी एक बात आई थी तो मैंने आपको बताया उसके ऊपर, और कॉल का ऑप्शन आपके पास हमेशा फ्री है, हमेशा खाली, आप मुझे कॉल करके भी कभी पता कर सकते हैं, जो कि आज कॉल आया भी नहीं है आपका, कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात तरफ से जो बात कहना चाहता था वो मैंने आपको समझा दी है, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कहानी आपको सुनाई है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत बढ़िया लगी होंगी, और ये भी आशा करता हूँ कि हर्ष को भी अपनी प्रॉब्लम का समाधान मिल गया होगा। आपसे सभी से मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आई एम जस्ट हियर, आप जो भी पूछना चाहें बेझिझक पूछ सकते हैं, बेझिझक मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर लिखा हुआ है 9359546782। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम के दौरान आपकी सारी बातों को सुना जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अब समय हो रहा है विदा लेने का। ये समय आपके साथ बहुत अच्छा बीता था, बहुत बढ़िया बीतता है, और मुझे बड़े मज़े आते हैं आपको मोटिवेट करके। आप ऐसे यहाँ पे आते रहिए, और मैं भी डेली यहाँ पे आता रहूँगा, हम यहाँ पे अच्छा सा टाइम बिताते रहेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहिए, और मैं अपनी कहानियाँ सुना सुना के आपको मोटिवेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज़ लाइफ। ये मोमेंट है ना, ये लाइफ, इसी को जी लीजिए। शुक्रिया, बाय बाय।